अब थोड़ा इधर ध्यान दो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। इधर सुनो, हर्ष पांडे जी नहीं आए हैं, चलो ठीक है। ट्रायल बैलेंस में पिछले दिन हम लोग पिछले दिन ट्रायल बैलेंस का रूल्स पढ़े थे, और ट्रायल बैलेंस के रूल में आपको कुछ कुछ बातें बताई थी। उस बातों का थोड़ा सा एक बार रैपिड रिवीजन ले लेते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस आपका कितने तरीके से आएगा? पहला तरीका ये होगा कि वो लेजर के बैलेंसेस दे देंगे, मतलब इस अकाउंट का इतना बैलेंस है, इस अकाउंट का इतना बैलेंस है, इस अकाउंट का इतना बैलेंस है, आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमको कुछ बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जितने भी एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट होंगे सबको डेबिट बैलेंस में, डेबिट साइड में लिखना है, और जितना भी लाइबिलिटी, इनकम और गेन होंगे उनको हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। एक बात, ये नियम तो पता हो गया। हमने कहा था कोई रिजर्व फंड का एक बात बताना रह गया था पिछले दिन, रिजर्व, प्रोविजन, ये सब के बारे में पिछले दिन नहीं बताया था। आप छोटा सा अभी ये चैप्टर ना रिजर्व और प्रोविजन बोलकर एक हमारा अलग से एक चैप्टर है, थ्योरी है ना, तो उस चैप्टर में जब हम जाएंगे तो बहुत डिटेल में वहां पढ़ाएंगे। अभी आपको मोटे तौर पे हम समझा दे रहे हैं कि रिजर्व प्रोविजन क्या होता है थोड़ी देर के लिए। मेरे पास, अब सुनो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लो। मेरे पास में हम लोगों ने लगभग इस साल 10 लाख रुपया का माल उधार में बेचा है, ठीक है ना। 10 लाख रुपया का माल उधार में बेचा है, तो ये 10 लाख रुपया हमको आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन उसमें कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं है, बैड हो जाते हैं, मतलब डूब जाता है पैसा, डूबेगा, नेचुरल सी बात है। तो 1%, 2% हमारे डूब जाएगा पैसा। ध्यान से सुनना अगर जोड़ पाओ, क्योंकि जब आगे क्लास में आप और पीछे जाएंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा, लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मेरा धंधा हुआ है किस ईयर में, ध्यान से सुनना, इधर देखो, थोड़ा समझो इस प्रोविजन को, बात को थोड़ा सा समझो। ये मेरा 2018 है, जनवरी टू दिसंबर, एक्चुअली मार्च टू अप्रैल होता है, लेकिन समझाने के लिए आपको ये देख रहे हैं कि जनवरी से दिसंबर एक साल हमने धंधा किया। इसी साल में हमने 10 लाख रुपए का उधारी माल बेचा है, हमारे डेटर तैयार हो गए हैं, ठीक है ना। अगर हम इस साल का फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो एक प्रॉफिट आएगा भाई, इस साल का एक प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं। लेकिन हमको डर लग रहा है कि ये जो 10 लाख है इसमें से मेरा 2 लाख रुपया, 2 लाख ज्यादा हो जाएगा, मान लो 50,000 रुपया मेरा डूब जाएगा, ये मेरा बैड हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लॉस है वो किस ईयर में दिखाना चाहिए, 18 में दिखाना चाहिए कि 19 में, क्योंकि ये डूबेगा पैसा 19 में, क्योंकि हमको पता चलेगा यहां कोई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जो लॉस है ये किस ईयर से रिलेटेड है बताओ, 18 से। इसका मतलब 18 में ये वाला लॉस हमको बुक कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तो हुआ नहीं, हम कैसे बुक कर ले। तो हम क्या करते हैं, हमको ऐसा लग रहा होता है कि आप भले ही 4.5 लाख, आप बोल रहे हैं कि सर हमारा 4.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है इस साल, हमको लग रहा है कि भविष्य में 50,000 डूब जाएगा, तो इस प्रॉफिट में से 50,000 रुपया निकाल के हम रख देंगे कि भाई ये डूबेगा, तो आप 4.5 का प्रॉफिट मत मानो, 4 ही का प्रॉफिट मानो। तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अलग रख देते हैं, किसी गुल्लक में रख देते हैं कि भाई जब डूबेगा तो हम लोग इसमें से पूरा कर लेंगे। ये कौन सा नियम लगा रहे हैं, क्यों भाई, भविष्य में होने वाला लॉस को अभी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको बोलते हैं प्रूडेंस। क्या बोलते हैं? प्रूडेंस का मतलब होता है कि हम बहुत समझदार हैं। हम क्या है? समझदार हैं। इसी को एक और नाम से बोलेंगे, ये बहुत बार बोला जाएगा, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव, बहुत कंजर्वेटिव माइंड के हम लोग हैं, ठीक है ना। यानी प्रूडेंस है, प्रूडेंस का मतलब होता है समझदार है। तो कोई भी भविष्य में होने वाला लॉस है जो हमारे ईयर से रिलेटेड है, अभी तो हुआ नहीं है, तो हम प्रॉफिट, अगर इतना प्रॉफिट दिखा देंगे तो हम टैक्स भी इतने पे भर देंगे, तो हमारा तो गलत टैक्स चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो भविष्य में होने वाला नुकसान है, प्रोबेबल लॉस है, उसको अभी कंसीडर कर दीजिए, लेकिन लॉस की तरह नहीं, उसका एक गुल्लक बना के पैसा अलग कर दो, ठीक है। तो ये जो 50,000 है, क्या ये प्रॉफिट का ही पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। और प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? तो ये जो गुल्लक बना ये किस नेचर का होगा? क्रेडिट का होगा। हमारे पास अभी कितना बचा हुआ है? 4 लाख रुपए बचा हुआ है, बोलो, ठीक है। तो बहुत तरह के नुकसान होते हैं। हम चाहते हैं कि 4 लाख पूरा का पूरा हम एंजॉय नहीं करना चाहते,
हम कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजर्व करके रखना चाहते हैं। भाई रिजर्व बनाएंगे, 2 लाख रुपए हम रिजर्व में रखना चाहते हैं, तो ये जो 2 लाख है ये भी तो प्रॉफिट का पार्ट है। तो इसलिए कोई भी प्रोविजंस बनता है तो वो कहां से बनता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। कहां से बनता है? तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट है, तो जितने भी प्रोविजंस आपको दिखेंगे एसेट्स के ऊपर, एसेट्स के ऊपर जितने भी प्रोविजन दिख रहे हैं वो सब तुम्हारे क्या होंगे? भविष्य में होने वाले लॉस हैं। और इसके लिए हमने प्रॉफिट में से आज पैसा निकाल लिया है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? आज क्रेडिट नेचर का मानते हैं। क्यों? प्रोविजन का मतलब होता है गुल्लक। एक बार फिर से सुनो, प्रोविजन का मतलब क्या है? गुल्लक। आपने वो पिक्चर देखा है, मुझसे शादी करोगी? हैं? बोले आप ही नहीं देखे क्या? हम बोले हाँ हम देखे थे। तो उसमें सलमान खान की जब जॉब लगती है गोवा में, तो वो क्या करता है? इतने बड़े बड़े गुल्लक बना के रखता है, दादी के आंख के ऑपरेशन के लिए, बहन की शादी के लिए, ये सब बनाया था। तो बिल्कुल परीक्षा, हम लोग भी अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, हम पूरा का पूरा जो सैलरी मिलती है या पूरा प्रॉफिट जो करते हैं, पूरा का पूरा खा पी के उड़ा नहीं देते। अगर हम पूरा का पूरा पैसा खा के उड़ा दें, अगर हम पूरा का पूरा खा के उड़ा देंगे तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। भविष्य में कोई दिक्कत तकलीफ आएगी तो मेरी पूंजी टूट जाएगी, हमारा कैपिटल ही टूटना शुरू हो जाएगा। एक बड़ा लॉस आ गया, 50,000 का अनफान आया था, तूफान में ऊपर का हमारा छत ही उड़ा के लेके चला गया। तो अब उस छत को बनवाने के लिए 50,000 चाहिए, आपने कोई गुल्लक ही नहीं बनाया है, तो क्या करोगे? कैपिटल तोड़ दोगे। कैपिटल पूंजी तोड़ करके आप क्या करोगे? अपना धन फिर उसको ठीक करवाना, क्योंकि उसके बिना तो चलेगा नहीं आपका। इसलिए भविष्य में लड़ने के लिए हम कुछ रिजर्व और प्रोविजन बताते हैं। रिजर्व और प्रोविजन में अंतर है, वो हम आगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे थ्योरी, वहां पे बताएंगे। ठीक है? अब यहाँ पे एक बात और समझो, जो रिजर्व और प्रोविजन बनाया था उसका 2 लाभ है। जब जर्नल पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे और अभी फिर बता रहे हैं। जनरल में बताए थे कि रिजर्व प्रोविजन बनाने का 2 लाभ है। एक तो भविष्य में कोई तकलीफ आएगी तो हम सह लेंगे, है ना? और दूसरा, अगर वो तकलीफ नहीं आई तो ये पैसा एज अ कैपिटल हम यूज कर पाएंगे कि नहीं, तो मेरे बिजनेस का स्ट्रेंथ यानी मजबूती भी बढ़ेगी, है ना? तो ये इसका रिवीजन, यानी सम्स में कहीं भी लिस्ट में रिजर्व प्रोविजन ऐसा शब्द आएगा तो देखो किस चीज के ऊपर बना है। अगर कहता है डेटर्स के ऊपर हमने बनाया है रिजर्व, इसका क्या मतलब है? कि भाई भविष्य में डेटरों पे डर है हमको, ये डुबा देंगे, इसलिए हम गुल्लक में पैसा निकाल के लिए चल रहे हैं। और ये क्यों बनाते हैं? क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है इसके पीछे? प्रूडेंस। कौन सा लॉ करता है काम? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। आपसे अगर कोई पूछे कि भैया ये नुकसान आप कह रहे हैं, यहां तक आपका 10 लाख का डेटर है, नुकसान आपको लग रहा है 50,000 का, हुआ तो है नहीं। अगर हुआ नहीं है, ये नुकसान होगा 19 में, तो 19 को दिखाना। तुम कहना भैया ये रिलेटेड टू कौन से ईयर का है? कौन से ईयर से रिलेटेड है? 18 का। तो ये लॉस कहाँ बुक करना चाहिए? 18 में। लेकिन अभी तो लॉस हुआ नहीं है, तो इसलिए उतने पैसे निकाल के रख रहे हैं। भविष्य में ऐसा प्रोविजंस बना रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोविजंस बना रहे हैं कि भविष्य में ऐसा नुकसान हमारा हो सकता है। अब वो प्रश्न करेगा अगर नहीं हुआ तो? भाई नहीं हुआ तो प्रॉफिट में जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? अगर नहीं हुआ तो प्रॉफिट में जोड़ देंगे, यहाँ खा गए थे ना, आपका निकाल रखे हैं, वहां पे जोड़ देंगे। भैया नहीं हुआ, अगर मान लो 40,000 का नुकसान हुआ तो 10,000 वापस कर देंगे आपको। अगर 30,000 का नुकसान हुआ तो 20,000 वापस कर देंगे। 50-60,000 का नुकसान हुआ तो दिखा देना, तुम भी भर देना। हम अनुमान लगाए थे 50 का नुकसान होगा, उससे ज्यादा हो गया तो तुम बुक कर लेना, क्या दिक्कत है ना? लेकिन एक लमसम अमाउंट पहुंच जाएंगे ना कि भाई अंदाज है 50,000 का। जैसे मान लो पिछले साल हमने धंधा किया, वहां हमको लग रहा है कि भाई इसमें से जितने डेटर हैं उनमें से 2% मर जाएगा मेरा, ठीक है? तो डेटर्स के 2% का प्रोविजन बना लिए। अब ये देखो मेरे पास एक और चक्कर रहता है, 10 लाख के डेटर थे, इधर सुनो, 10 लाख के डेटर थे, हमको लग रहा है 50,000 डूब जाएंगे। कितना वैलिड मान रहे हैं? 9.5 मान रहे हैं। वो 9.5 लाख के लोग जब पेमेंट करने आएंगे, क्या हमसे डिस्काउंट मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट नहीं, 1,500 करके अगर हम डिस्काउंट भी देते रहेंगे तो 2-4-5,000 रुपए तो हम डिस्काउंट दे देंगे। क्या इसके लिए ये भविष्य में होने वाला लॉस है? तो इसके लिए अभी भी प्रोविजन बना लेना चाहिए। इसको कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट्स। और वो क्या बनाया था? प्रोविजन फॉर बैड डेट। ये बैड डेट के लिए था, ये भी नुकसान होगा। भविष्य में जितने तरह के नुकसान हो सकते हैं उनको हम दिखाते हैं, लेकिन भविष्य में होने वाले इनकम को कभी नहीं दिखाते। भविष्य में होने वाले इनकम को हम आज का इनकम नहीं मानते कि हम भविष्य में 3 लाख का माल बेच लें, आज ही प्रॉफिट बुक कर लें, ऐसा नहीं होगा। जो लोग ये काम करते हैं कि भविष्य के प्रॉफिट को या फिर
अपने अर्निंग को ध्यान में रख करके बड़ा बड़ा चीज कर लेते हैं, वो हमेशा डेड ट्रैप हो जाते हैं, मतलब फंस जाएंगे। मेरी आज की इनकम मान लो कि लाख रुपए महीना है, आज इस साल 2024 में हम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, है ना, हालांकि इतना नहीं कमा रहे हैं लेकिन मान लो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब हम ये समझे कि ये 1 लाख रुपए करके तो हम आराम से कमा रहे हैं, तो एक कार ले लें, कार का ईएमआई कितना जाएगा, 15-20 हजार रुपये जाएगा, आराम से ले लें। पता चला हम कार लिए 2-3 महीना चला, अगस्त सितंबर आते आते हमको कुछ ऐसा बीमारी पकड़ लिया या कुछ भी हो गया, मान लो किडनी खराब हो गई, लंग्स खराब हो गया, कुछ हो गया, आप बिस्तर पे आ गए, या पैर ही टूट गया, पैर टूट गया, लंगड़े हो गए, घर पे बैठे, वहां तो पढ़ा नहीं पाएंगे, तो अर्निंग क्या होगी, सीधा सीधा नीचे। अब हम क्या करेंगे, ईएमआई भर पाएंगे, गाड़ी चली जाएगी खिंच के, हायर परचेज में गाड़ी खरीदा है वो खिंच के निकल चली जाएगी, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि भविष्य के अर्निंग को देख करके अभी अर्निंग बुक नहीं करते, ख्वाबों में नहीं कि अच्छा इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो 1 लाख रुपया पढ़ा रहे हैं, 10 लाख तो इस साल में 2 लाख खाएंगे तो 10 लाख तो बचा ही लेंगे, फिर उसके बाद वाले में 10 लाख, इस हिसाब से 10 साल करेंगे 1 करोड़, फिर मैं करोड़पति हो जाऊंगा। या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। हकीकत में आपके हाथ में जितना पैसा है बस उसी का, भविष्य कोई नहीं देख सकता, लेकिन नुकसान के लिए हम सतर्क रह सकते हैं, है ना। इनकम के लिए सतर्क नहीं रह सकते लेकिन नुकसान के लिए सतर्क रहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है इसका, 29, कौन सा 29 में आप प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी हम हाँ 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आपका प्रोविजन के बारे में पढ़ाएगा। उस चैप्टर में जब जाएंगे कितने तरह का प्रोविजन होता है, क्या बनता है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हमारा है नहीं, खाली आप नंबर थोड़ा थोड़ा जान के रखिए, पूरे साल हम ये नंबर बताते रहेंगे बीच बीच में, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक बात चर्चा चली थी क्लोजिंग स्टॉक की, कि क्लोजिंग स्टॉक कब लिखेंगे और कब नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या कहा था कि अगर आपका परचेज एडजस्टेड है, परचेज एडजस्टेड का मतलब हम केवल यूज दिखा रहे हैं, तब आपको क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर परचेज लिखा हुआ है तो उस परचेज में जितना खाया वो भी है और जितना बचा वो भी है, तो अलग से फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जनरल तरीके में हम लोग जब परचेज लिखते हैं तो उसमें सारा माल आ गया, तो क्लोजिंग स्टॉक अलग से नहीं लगाते। अभी हम लोग के क्लास में जो हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, पहले टाइप का सम्स है, पहले टाइप के सम्स में आपको लेजर के बैलेंसेस देंगे, और लेजर के बैलेंस को सिंपली आपको डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में बैठाना है। नेचर आपको याद है, एसेट एक्सपेंस लॉस डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी इनकम गेन क्रेडिट होते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक का रूल ध्यान में रखना है। बस इतनी सी बात से ध्यान में रख करके हम बता देंगे। तुम बताओ, तुम हमसे क्यों पूछ रहे, तुम्हारे दुकान में जो माल पड़ा है वो तुम्हारी एसेट है कि लाइबिलिटी है, तो किधर लिख दें, क्रेडिट में लिख दें। तुम रिद्धि क्या बात करते हो, इसीलिए तुमको रिद्धि डाइन बुलाए जाते क्या। चलो आगे बढ़े। तो आइए एक सवाल को क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्लास में करेंगे। फॉर्मेट कैसे क्या बनेगा, पिछले दिन थोड़ा बताया था शायद, जर्नल जैसा ही फॉर्मेट होगा। ध्यान से सुनो, फॉर्मेट हम बना रहे हैं, आप भी बनाएंगे, भर पेज बना लो। तो पहले इसमें कई टाइप के सवाल आएंगे और हम लोग धीरे धीरे हर टाइप का सवाल करेंगे। 3 क्लास में ये खत्म हो जाएगा, मतलब आज के बाद 2 दिन और बहुत अच्छी तरीके से। हाँ ट्यूसडे नहीं, सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखो सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखो हेड्स ऑफ अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखो। बहुत लोग पर्टिकुलर लिखते हैं, चलेगा। यहाँ पे LF, यहाँ पे लिखिए अमाउंट, और यहाँ रुपया अमाउंट। क्या बात है आयुष्मान, बोलो भाई, स्केल नहीं है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसका बना रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ किसका है। पहला सवाल बताओ, पहला सवाल में क्या नाम है, द्वारका प्रसाद, मेसर्स द्वारिका प्रसाद, इनके दुकान का नाम है द्वारका प्रसाद एंड सन्स, द्वारका प्रसाद एंड सन्स इनके दुकान का नाम है, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस किस तारीख को बना रहे हो ये बताओ, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, तारीख बताइए। कितना पुरानी किताब का है, 2017 ही चल रहा है इनका अभी तक, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपका द्वारका प्रसाद एंड सन्स है, इनका हम मान लेते हैं कि कोई भी साधारण बिजनेस इनका होगा। इतनी दूर बात लिख ली है तो आगे बताइए, फिर हम बताएंगे। वो क्या लिखा, सीरियल नंबर? हाँ, सीरियल नंबर। ठीक है जी, एलएफ बनाना जरूरी है। हाँ, पहले सबको फॉर्मेट ले, धीरे लिखेंगे बताएंगे, ठीक है ना। आ जाओ, चले शुरू करें। हाँ, पर में क्या लिखा है बताओ, बताओ कैश इन हैंड आपका क्या होता है। हाँ, ये तो भाई आप इसको इसको और पक्का करोगे ना तो आपका जर्नल और अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी गलती नहीं करना, क्योंकि अमाउंट इधर उधर घिसक जाएगा। तो कैश इन हैंड कितना अमाउंट है बताओ, 4,500 रुपया आप डेबिट में लिखो। ऐसे कभी नहीं करना कि एक एक का लिखें, एक बार में नहीं लिखना। दूसरा आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब है इसका, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है मतलब बैंक से हमने नेगेटिव चल रहे हैं। बैंक ओडी का मतलब होता है कि हमने बैंक से छुटमुट लोन ले लिया, छोटा सा कुछ दिन के लिए लोन लिया है, तो ये लोन मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, 8,000 रुपया क्रेडिट। जहां नहीं समझ में आएगा पूछना। क्वेश्चन नंबर 3, ओपनिंग स्टॉक, ये तो संपत्ति होती है। ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपए का। अच्छा, नंबर 4 आगे चलें। परचेजेस किधर आएगा बताओ, परचेजेस मेरा खर्चा है इसलिए डेबिट आएगा। परचेजेस है 80,000 रुपए का। उसके बाद में नंबर 6, ये बताइए परचेज रिटर्न कहां जाएगा। परचेज का नेचर डेबिट है तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, मालूम है ना। रिटर्न आउटवर्ड भी लिख दिया ताकि आपके दिमाग में रहे। 2,000 रुपए का परचेज रिटर्न है। अच्छा इधर सुनो, इधर देखो, रिटर्न इनवर्ड अंदर, रिटर्न आउटवर्ड बाहर, ऐसे ही नियम भी है। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है क्रेडिट। ऐसे भी बहुत लोग याद कर लेते हैं, ऐसे रट्टा मत लगाना, अपना बुद्धि लगाना। सेल बताओ किधर जाएगा, सेल्स क्रेडिट में कितने रुपए का सेल है, 1,30,000 रुपए का क्रेडिट में सेल कर लो। नंबर 8, हाँ ओहो गड़बड़ हो गया, 4 के बाद 5 होगा, 6 होगा, अब 7 होगा, तो सेल हो गया। सेल का रिटर्न किधर जाएगा, हाँ सेल्स का रिटर्न डेबिट कितने रुपए का है, 5,000, लिखो भाई 5,000। नंबर 8, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देखो ये 2 लाइन में चला गया है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने का बताओ, 1,800। 5,000 के बाद 1,800 है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,800, तो डेबिट होगा। सारा खर्चा डेबिट, मुन्ना सारा खर्चा डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्या होगा बोलो, डिस्काउंट अलाउड को क्यों डेबिट मान रहे हो शदाब, डिस्काउंट अलाउड जा नहीं रहा है, हमको मिल नहीं रहा है, ये लॉस है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड कितना, 600 रुपया। 600 रुपया थोड़ा ऊपर खिसक गया है, उसको थोड़ा ध्यान देना। वो जब पीडीएफ बनाते पता नहीं क्यों ऐसा चला था। डिस्काउंट रिसीव, ये क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव हमें नहीं देना पड़ता कुछ पैसा ना, तो ये एक तरह से गेन है। कितने रुपए का गेन है बताओ, 1,500 रुपया क्रेडिट में। बोलो, इधर वाला आइटम हमने सारा बैठा लिया, कोई दिक्कत। आगे क्या कह रहे हैं, आ जाओ बताओ। मशीन कितने की है बताओ, 11 नंबर। मशीनरी 24,000 किधर जाएगा, एसेट है इसलिए 24,000 इधर आ जाएगा। उसके बाद लैंड बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, ठीक है जी। नेक्स्ट बताओ क्या है, डेटर क्या होता है, जिनसे हमें पैसे लेने हैं। डेटर को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, सेल्स लेजर बैलेंस, क्या बोलते हैं, 18,400 का डेटर। क्रेडिटर किधर जाएगा, क्रेडिटर जिन्हें हमें पैसे देने हैं, 8,500 रुपए, ठीक है आयुष। आयुष पिछले दिन का नियम याद है कुछ, बिल रिसीवल का क्या मतलब है, बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कुछ बिल है जिसके पैसे हमें मिलेंगे, 2,850 रुपए। 16 नंबर बिल्स पेबल, कुछ बिल है जो हमें पे करने हैं। लाइबिलिटी कितने का है बताओ, 1,650।
हाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का 1800 नहीं होगा? नहीं मतलब वो थोड़ा ना शिफ्ट हो गया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट नहीं सर, ये 8वें नंबर पे आ रहा है 1800। हाँ 5,000 के बाद 1800 तो लिखे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 1800 तो लिखे, क्या दिक्कत है? ये ट्रैवलिंग, अब हम लाइन खींच के थोड़ी मिला पा रहे हैं, ये इसी का है, ये सेल्स रिटर्न 5,000 है, क्या दिक्कत है? आगे चलो, क्या है बिल रिसीवल के बाद? कैपिटल 17 नंबर, कैपिटल कितना है? कैपिटल किधर जाएगा? 60,000 क्रेडिट। और क्या है आगे? ड्राइंग क्या होता है? डेबिट। ड्राइंग मेरे लिए एसेट है, ड्राइंग एसेट है, कितना? 6,000 रुपया। नेक्स्ट क्या है? रेंट पा रहे हैं कि दे रहे हैं? तो रेंट मतलब दे रहे हैं, 3700 रुपया। अगर कोई साइलेंट है तो हम उसको खर्चा ही मानते हैं। उसके बाद सैलरीज बताओ, सैलरी मतलब वेतन, हमने अपने स्टाफ लोगों को वेतन दिया है, कितना? 3600 रुपए। इस तरफ नीचे घुमाना, थोड़ा नहीं दिख रहा है। लोन कितने का है? लोन मेरा क्रेडिट दिया, इसका मतलब लिया है कि दिया है? लोन लिया है कि दिया है? 10,000 रुपए का, क्योंकि क्रेडिट दिया है। अगर डेबिट लिखा होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए इनकम है? बोलो, खर्चा है, किधर आना चाहिए? डेबिट। लिखो कितना रुपए? 1200। अब ये टोटल लगाओ, ये आपका टोटल होगा, टोटल में डबल लाइन होती है, आपको पता है। फटाफट से टोटल लगाओ, बताओ कितना टोटल आ रहा है। और पीछे देख के नहीं बोलना है। हाँ 2,21,650, 2,21,000 आंसर मिल गया आपका, ठीक है। 2,21,650 ये आपका टैली कर गया। सवाल में अब क्या क्या आ सकता है सुनो थोड़ा सा, एक बार दिखाओ बच्चे, उतारने दो बच्चे को। मशीन कहाँ क्रेडिट की है? मशीन डेबिट है, मशीन का वैल्यू डेबिट है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है। कुछ बिल है जिनका हमें पेमेंट करना है, हमने वादा कर रखा है, तो हाँ डेबिट होगा। लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल डेबिट है, बिल्स पेबल क्रेडिट है। मैच करेगा। 212650 क्या क्या? 212650 तुम गलत क्यों इधर टोटल लगा लिया है? कैलकुलेटर तो मेरे को जरा एक बार इसको रोक लो, थोड़ा देखने दो बच्चों को। अभी 8 सवालों में क्या क्या वैरायटी, आपके आगे के 8 सवाल जो हैं। एक तो सवाल ऐसा आया कि नॉर्मली, इधर सुनो, नॉर्मली लेजर का बैलेंस दिया और हमने बैठाया और सवाल को मिला दिया। अगर ये किसी तरफ ज्यादा कम आ जाए तो हम क्या करते हैं? जिधर कम रहेगा वहां पे उतना रुपया डिफरेंस का अमाउंट लिख करके क्या लिख देते हैं? सस्पेंस। सस्पेंस खुलने का क्या मतलब है? सस्पेंस खुलने का मतलब है कि जो आपने लेजर बैलेंसेस लाए हैं वो कुछ कहीं गलती कर दिए हैं, अब भविष्य में इस गलती को जब सुधारेंगे तो सस्पेंस खत्म होके वो चीज वहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक सवाल हमने बनाया है अपने शीट में, क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत बच्चा सा सवाल था। एक सवाल अभी आप क्लास में करके दिखाएंगे, ठीक है ना। एक क्लास अभी आप क्लास में करके दिखाएंगे। इसको रोको एक मिनट, हम सवाल, अच्छा रुक जाओ, हम इसमें क्वेश्चन नंबर अभी अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाइए फटाफट से, हम चेक करेंगे अभी यही क्लास में। इसको रोको। ये बच्चे पूछ रहे हैं स्टॉक ऑन लिखा है, स्टॉक जब भी लिखा रहेगा ना उसके सामने डेट लिखा रहता है। 1 तारीख का डेट है मतलब ओपनिंग स्टॉक है, और अंतिम तारीख का डेट है मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक आपके एंट्री में आएगी तो आप उस पर तुरंत परचेज को देखेंगे कि परचेज एडजस्टेड है कि नहीं। अगर परचेज एडजस्टेड रहेगा तो आप क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे, और अगर परचेज एडजस्टेड नहीं है इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी परचेज में ही जुड़ी हुई है, तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं। डेट लिखा है ना, तो 1 अप्रैल को डेट है, ओपनिंग स्टॉक है, ये लिखो ओपनिंग स्टॉक। हाँ डेबिट लिखो, बनाओ, मेरे को शीट देना एक बार। हाँ हम देख लेते हैं सबका 1115। मेरे को दो, एक शीट दो एक बार, अब मिलाओ, हम बोल रहे मिलाओ। तुम इसको ऑन कर दिया है? अच्छा ठीक है, इधर सुनो अब थोड़ा सा। अरे भाई थोड़ा सवाल दो, गेट इसलिए खोला है उधर बहुत गर्मी है, तो इसलिए खोल दिया गया कि थोड़ा ठंडा हो जाए।
सुनो, 2 नंबर सवाल हम मिला रहे हैं। अब अपना थोड़ा शांत हो जाओ, मिलाओ, देखो मेरे साथ में, गलती पकड़ में आएगी। ओपनिंग स्टॉक डेबिट आपका 28,800 रुपया, कॉमा लगाने का अभ्यास बनाओ। परचेज 82,000 रुपये डेबिट, मिलाते चलो, हम बोल रहे हैं 82,000 का डेबिट। सेल 1,60,000 का क्रेडिट, ठीक है। वेजेस 16,160 का डेबिट। सैलरी 6,400 का डेबिट। रिपेयर चार्जेस 500 का डेबिट, ठीक है। कमीशन रिसीव 800 का क्रेडिट। सन्ड्री डेटर्स 24,200 डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर 7,300 क्रेडिट। कैपिटल 90,000 क्रेडिट। ड्राइंग्स 4,400, लिखा ही नहीं है। क्रेडिट होगा तो हाँ, ड्राइंग डेबिट होता है, लिखे नहीं हो सदा। ड्राइंग 4,400 का, सॉरी 4,400 का डेबिट। ड्राइंग क्या होता है? प्राइवेट इसके लिए देना होगा ना। तो फर्म से तुम लिए तो फर्म की संपत्ति तुम ले लोगे, तो क्या फर्म का संपत्ति तो है वो। फर्म लाइबिलिटी, कैपिटल क्या होता है? तो उसका उल्टा एसेट नहीं होता है। जब तुम फर्म को पैसे देते हो तो फर्म लिखता है कर्जा है, जब तुम उससे निकालोगे तो लाइबिलिटी मांग थोड़ा बनता है। बैठो सदा, बनो। 4,400 नहीं लिखे थे। रिटर्न इनवर्ड 7,500 रुपया डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड 5,600 क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड 1,640 रुपया डेबिट। इनवर्ड मतलब क्या? आना है। इनवर्ड माने अंदर आना, बोलो। रिटर्न इनवर्ड सही है सर। तो वही तो बोल रहे, रिटर्न इनवर्ड, माल मेरा बेचे थे वो रिटर्न आ गया, मेरे पास आ गया। नहीं, क्रेडिट डेबिट के नीचे भी एक कॉलम होता है, टोटल, वहां लिख दे। 20 बार बोल रहे डेबिट, तो बोल रहे डेबिट हो जाएगा। तू क्या एकदम मने परेशान करने के लिए बैठता है क्या? हम बोल रहे रिटर्न इनवर्ड डेबिट हो गया, फिर पूछ रहे डेबिट। हम बोले डेबिट, फिर कह रहे हो डेबिट। मतलब हम डेबिट कुछ अलग बोलते हैं, तुम्हारा डेबिट कुछ अलग होता है क्या? सेल्स क्या होता है? सेल का नेचर क्या होता है बताओ? सेल का नेचर क्रेडिट है, तो सेल का रिटर्न आएगा तो क्या होगा? एकदम बच्चों जैसा हरकत करते हो कभी कभी। अब हम मिला रहे हैं, उसमें भटका देगा हमको। कैरेज इनवर्ड लिखा 1,640 लिखा, जब हम लिख के पढ़ के नीचे आ जाएंगे फिर ऊपर वाला पूछेगा। कैरेज आउटवर्ड 3,200 रुपया डेबिट होगा। अरे भाई, कैरेज भाड़ा है, चाहे इनवर्ड हो चाहे आउट हो। हाँ, कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दोनों भाड़ा है और दोनों खर्चा हो। अरे दी, अब एक इधर सुनो मेरी बात, हम सवाल मिलवा रहे हैं ना, इधर सुनो मेरी बात, सब बैठो पहले शांति से। हम सवाल मिला रहे हैं, मेरा सवाल जिसके हाथ में, जिसका सवाल मेरे हाथ में मिला रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने सवाल को मेरे को जोड़ो। सब एक दूसरे का ट्यूशन लेना मत शुरू कर दो। कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों मेरे लिए खर्चा है, दोनों डेबिट होता है। फर्नीचर डेबिट, मोटर कार डेबिट, कैश इन हैंड 4,700 डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट हो गया। इन्वेस्टमेंट 20,000 डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400 रुपया क्रेडिट। अब टोटल लगाओ, मिल जाएगा। कितना आया टोटल? 2,91,500। सीनियर बच्चों के साथ बैठने से इस फायदा हुआ, बता दिया ना। देखो मिलाओ, ये मिला लो, 2,91,500 है। सुनो, इस तरह से अगर करेंगे ना, इधर मेरी बात सुनो, इस तरह से अगर आप बीच बीच में अगर अपने मन का घूमने लगेंगे तो हम सिखा नहीं पाएंगे। देखो उधर कुछ कर रहे हैं, इधर मेरी बात, हाँ ठीक है, हो गया, कैलकुलेट हो गया, टैली करवा दिए। जब सवाल आपको दिया जाए करने के लिए तो आप करिए और करके मेरे साथ जुड़ो। हम तो मिला रहे हैं, एक एक आइटम बता रहे हैं। तो सर ये कर दिया तो कितना आ सकेगा? अब हमको ये अभी भी मार्क्स पे बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी आपको सीखना है। इसको रोक दो भाई, इनका जोड़ा लगा लो, लगा बहाल में। जो जो आइटम पे डाउट है वो पूछो एक एक करके। बोलो क्या क्या आइटम पे डाउट हुआ, बोलो आतदा। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक मेरा हमेशा से मेरे लिए एसेट होता है, मेरी संपत्ति है। मेरे दुकान में जितने का माल पड़ा है, चाहे पहले डेट को चाहे आखिरी तारीख को, तो मेरी संपत्ति है, डेबिट में लिख के जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के लफड़ा रहता है। क्लोजिंग स्टॉक परचेज में जुड़ा है तो मत लिखो, और अगर नहीं जुड़ा है तो अलग से लिखो, ठीक है। दूसरा आइटम क्या फंसा पूछो। कोई अभी बहुत बच्चे पूछ रहे इन्वेस्टमेंट पूछ रहे थे ना, सुनो ध्यान से, आप बड़े ध्यान से सुनो। इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है बताओ? बताया था उस दिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। वेरी गुड, ऐसे याद रखना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में इन्वेस्टमेंट का क्या डेफिनेशन है? कहता है एनीथिंग, कोई भी चीज हमने होल्ड करके रखा है इस आशा के साथ में कि भविष्य में इसका दाम बढ़ जाएगा
या इससे हम कुछ प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। ये दो कारण से कोई भी चीज हम होल्ड करके रखते हैं तो वो क्या चीज होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। और उसमें ऑर्डिनरी कोर्स को छोड़ दो, मतलब कि आपका क्या छोड़ देना है? जो धंधा करते हो उस चीज को छोड़ दो। यानी स्टॉक को छोड़ के आप कोई भी चीज ऐसा रखते हैं जिससे आप ये लेते हैं कि भविष्य में अर्निंग आएगी या इसका दाम बढ़ जाएगा। हमने एक फ्लैट खरीदा, उसको रेंट पे लगाया है, बताओ मेरा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? अर्निंग आ रही है। हमने किसी का शेयर खरीद रखा है, वहां से डिविडेंड आ रहा है, अर्निंग है कि नहीं है? हमने डिवेंचर सर्टिफिकेट खरीद रखे हैं, वहां से ब्याज आ रहा है, अर्निंग है कि नहीं है? तो इसलिए कोई भी चीज जो आपने होल्ड करके रखा है जिसका इस उद्देश्य के साथ कि भविष्य में दाम बढ़ जाएगा या फिर हमको इनकम आती रहेगी वहां से, तो वो इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट तो शुद्ध तुम्हारा एसेट्स है, संपत्ति है। 5 किलो सोना खरीद के रखा है उस्मान, पता है कि नहीं? अब वो सोना उसके लिए क्या है बताओ? एसेट है। और इस एसेट से जो अर्निंग आती है, तो एनीथिंग विथ अगर हमको कोई भी चीज एसेट से अगर हमको अर्निंग आ रही है तो मेरा इनकम होता है। तो इंटरेस्ट अगर मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, बताओ क्या होगा? इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, क्रेडिट है। और लोन पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन है अगर, हाँ, लेकिन अगर लोन गिवन रहेगा, हम किसी को लोन दे रखे हैं, तब उसका इनकम। याद रखना कि इंटरेस्ट जो होता है केवल इंटरेस्ट लिखा है तो हम जनरली मानते हैं मेरा खर्चा है, क्योंकि हम हर बिजनेसमैन कुछ ना कुछ लोन लेके रखता है तो उसका ब्याज भरना पड़ता है। और उसके बाद का आइटम पूछो, क्या पूछना है? और कोई आइटम जो कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड में परेशान हो गए। देखो बहुत लोग जो हमारा रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि रिटर्न होके मेरे घर में आ गया, सेल किया हुआ माल रिटर्न आ रहा है, तो इसको सेल का नेचर क्या मानते हो? क्रेडिट है। तो सेल रिटर्न का नेचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट। और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? तो रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। जब तुम लोग अभी जब जर्नल पढ़ रहे थे तो तुम लोग बार बार परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न लिख रहे थे और हम बार बार बोल रहे थे इसको रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड लिखने का अभ्यास बनाओ। कारण क्या मालूम है? अब हर जगह तुमको रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड ही वर्ड मिलेगा। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न होता है लेकिन कहीं लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका अभ्यास लगभग ऐसा ही है, सब रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड लिखेगा। रिटर्न इनवर्ड डेबिट में लिखना, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट में लिखना। क्यों? क्योंकि परचेज जो होता है वो डेबिट होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड कहां चल जाएगा? ठीक है। और इसी तरह एक वर्ड आएगा कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कैरेज इनवर्ड खर्चा, कैरेज आउटवर्ड इनकम, ऐसा नहीं। कैरेज तो भाड़ा है, कैरेज इनवर्ड का मतलब है माल को इन करवाने का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड का मतलब है माल को कस्टमर के घर तक का पहुंचाने का खर्चा। तो दोनों खर्चे, दोनों डेबिट होते हैं। और कौन सा आइटम फंसा है? अवनीश पूछो। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ तो आया था। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से हमने एक लोन ले रखा है, शॉर्ट टर्म लोन है, इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म मतलब कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए लिए, कुछ पैसे की कमी हो गई है, हमने शॉर्ट टर्म में उनसे लोन ले लिया। खोल दीजिए हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बैंक के ऊपर बैंक के ब्याज देंगे, बैंक का जो लोन लिए, हाँ देंगे, हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे? कहाँ हो गया? इसका एक तो अलग ज्ञान चलता है। पर लोन ले लिए 8,000 का, तो ये लोन है, ये ब्याज थोड़े ना है। लोन जो लियो तुम्हारे ऊपर कर्जा है कि खर्चा है, क्या मान रहे हो? लोन तुम बैंक से लिया तो क्या हुआ? इनकम। जाके 3-4 करोड़ का लोन ले ले, इनकम हो जाएगा। ओ अभी अभी ये कर्जा है। नालायक कहीं का एक ही चीज। अभी देखो क्या इसका लॉजिक है, सुनो। कह रहे 8,000 का लोन लिए तो ये तो कर्जा है, लेकिन इसका ब्याज तो भरेंगे, पैसा तो आया है, तो आप कैसे क्रेडिट में लिख रहे? भाई हम कैश की बात ही नहीं कर रहे, तेरा डुअल सिस्टम को ये समझ ही नहीं पा रहा है आज तक। बात का नेगेटिव मीनिंग बहुत अच्छा दिमाग। हम कह रहे हैं कि हमने एक लोन लिया। जब आप बैंक से लोन लेते हो एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही तो करोगे, बैंक ओडी है। कैश तुमको मिला तो कैश तो डेबिट हो ही रहा है, जहां भी कैश होगा देखो कैश इन हैंड, ये डेबिट हुआ है। और ये बैंक ओडी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है बैंक का। मेरे पास अकाउंट के बारे में जस्ट समझना है। बैंक से आपने लोन ले रखा है, लोन की कॉपी दिख रही है, ये आपके लिए क्या है? क्रेडिट नहीं। बताओ एसेट है, लाइबिलिटी है, कुछ तो होगा, क्या मानते हो? लाइबिलिटी है, कर्जा ले रखा है हमने, तो कर्जा कैसे डेबिट होगा बताओ? रुको इसको, आयुष थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 अभी क्लास में करके दिखाइए, सावधानी के साथ करिए, कोई दिक्कत होगी तो पूछते रहिए। 3 मिला रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो।
क्वेश्चन नंबर 3 मिला रहे हैं, जिनका जिनका बन गया है ठीक है, जिनका नहीं मिला मिलाओ मेरे साथ। कैपिटल क्रेडिट है 2,50,000, ड्राइंग डेबिट है 24,000, डेटर डेबिट होगा 57,000, क्रेडिटर क्रेडिट होगा 28,500, लैंड बिल्डिंग मेरा एसेट होता है तो इसलिए डेबिट, प्लांट 1,20,000। क्यों नहीं लिखा भाई? प्लांट मतलब कारखाने में जो तुम्हारी मशीनें लगी हैं, संपत्ति है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट। बोलते नहीं ना अमाउंट। क्यों अमाउंट तुम्हारे में दिख नहीं रहा है क्या? उसकी फिर मैं टैली नहीं कर रहा है। हाँ तो जो तुम अमाउंट ठीक बैठाओ अपना। ओपनिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस 16,600, ऑफिस एक्सपेंसेस 7,700, परचेज रिटर्न 6,000 क्रेडिट, स्टेशनरी 500 खर्चा डेबिट, फ्रेट माने भाड़ा होता है 2,500 रुपया खर्चा है डेबिट, और परचेजेस 2,15,300 डेबिट, सेल 3,80,000 क्रेडिट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस तरह तरह के खर्चों को एक जगह जोड़ के दिखा देते हैं तो कहते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब तरह तरह के विविध प्रकार के। उसी तरह मिसलेनियस रिसीट है यानी इनकम हुई है, रिसीट पढ़ते पी साइलेंट होता है उसमें, ठीक है। बैड डेट मेरा नुकसान है 7,100, बिल्स रिसीवल कुछ बिल है जो हमें मिलेंगे डेबिट है 5,000, लोन लिया है हमने एक्स से तो लोन लिया है तो 20,000 रुपया क्रेडिट, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया और उसका ब्याज बना है 3,000, ये 3,000 मेरे लिए खर्चा है। लोन मेरे लिए क्या है? कर्जा, इसलिए लाइबिलिटी है और क्रेडिट हुआ। बोलो कैसे? क्या इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा तो भाई साहब, इंटरेस्ट देना पड़ेगा हम ये नहीं सोच रहे हैं, दिए हो इंटरेस्ट, देना पड़ेगा नहीं, दिए हैं तो खर्चा है कि नहीं है, तो खर्चा डेबिट होता है, ठीक है। उसके बाद में कैश में 8,500 8,400 और गुडविल 10,000 का टैली कर जाएगा, मिला लो। 688,100 इसका टैली हो गया और आंसर से भी आपके मिल गया, मतलब शीट में जो आंसर लिखे बता रहे, रुको क्या दिक्कत हो गया। ये टैली 3 नंबर जिन्होंने बनाया मिला लेंगे अपना, इसको रोको, इसको रोक देना जरा। क्या अब ये सुनो मेरे पास क्वेश्चन नंबर ए, इधर सुनो भाई। अब नहीं तुम लोग का बना, तुम लोग बना कि नहीं? तो व्हाइटनर क्यों लगा रहा है? कहाँ गलती कर दिया व्हाइटनर लगा रहा है? सुनो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने क्लास में कर लिया है, सबका टैली भी कर गया और हमने बता भी दिया क्या 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 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, ध्यान से सुनो मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। जब आप पूरा आइटम बैठाएंगे तो क्रेडिट साइड में कमी आ जाएगी, कितने का कमी आएगा उतना रुपया आपको कैपिटल लिखना है। ये कैसे पता चला? सम्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, पढ़ते सुनो। देखो सुनो तो सवाल, तुम्हारा ना दिक्कत है भाई तुम लोगों का। फॉलोइंग बैलेंसेस वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रविंदर एसोसिएट्स एज एट 31 मार्च 2017। सारा बैलेंस लिखा है, सारा बैलेंस बैठाने के बाद आओ नीचे, नीचे क्या लिखा हुआ है सुनो। नीचे लिख रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ट्रीटिंग द डिफरेंट एज हिज कैपिटल। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस आ रहा है उसको कैपिटल समझ लो, तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा और कैपिटल बन जाएगा 6,07,000 का। तो ये होमवर्क में बना लेंगे। अब नीचे नीचे ना लास्ट आइटम में लिखना कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर। जैसे मान लो कि अब आप पूरा बैलेंस शीट बना लिए, अरे ये बैलेंस शीट कह रहे हैं, आपने पूरा ट्रायल बैलेंस बनाया, अब एक आइटम तुम्हारा लास्ट में बोल रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है उसको कैपिटल लो, तो कैपिटल लिखना और ब्रैकेट में लिखना बैलेंसिंग फिगर। ये कहां से आया? बैलेंस करके आया, जितने की कमी हो रही है उतना रुपया, एकदम लास्ट आइटम होगा, ठीक है। नंबर 5 में ये द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस। ये नए टाइप का ट्रायल बैलेंस है। मतलब क्या हुआ, एकदम नए नए बच्चे, हर्ष है, अवनीश है, रिद्धि है, ये लोग नया नया अभी ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है, तो इन लोगों को बनाना देंगे। इन लोगों को एक चीज दिमाग में किसी तरह टैली कर देना है, तो इधर का उधर दाएं का बाएं लगा के टैली कर दिया। तो वैसे ही कह रहा है कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट, अकाउंटेंट है, और आपको क्या करना है? रीड्राफ्ट करना है। मतलब आपको बनाना है और उसके बाद में यहाँ पे रीड्राफ्ट इन इट ना करेक्ट फॉर्म में आपको बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेरी बात समझो, इसमें जब आप बनाएंगे तो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुआ वो पकड़ना पड़ेगा और उस गलती को ठीक करके लिखना पड़ेगा। जैसे ध्यान से अपने शीट में देखो, हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो अपनी शीट में बता रहे हैं।
लैंड बिल्डिंग डेबिट है, ये ठीक है, बोलो हाँ, डेबिट में होना चाहिए। प्लांट मशीनरी डेबिट है, बोलो ठीक है। आगे देखो वेजेस, देखो क्या कर दिया गलती इन्होंने, वेज को क्रेडिट में लिख दिया। कौन? अकाउंटेंट। डेबिट में क्या है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया, ये गलती हो गई है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं सुनो मेरी बात सुनो, डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए डेबिट, और इन्होंने लिख दिया है क्रेडिट। आप इसको डेबिट में लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस जहां खत्म होगा वहां एक नोट लिख देंगे कि हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में लिखा है बिकॉज इट इज अ लॉस। तो खाली डिस्काउंट अलाउड लिख करके लॉस लिख दोगे तो भी समझ जाएगा कि भाई तुम समझते हो क्यों डेबिट करना है। डिस्काउंट रिसीव को उल्टा कर दिया, ये भी गलती कर दिया, ये कहां जाएगा? कारण इनकम है, ठीक है ना। अभी हम आपको समझाते हैं कि कैसे ये करना है, ठीक है। आगे देखो, परचेज ठीक है, सेल ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, पेज तो पलटा और क्या, 2 नंबर पेज में ऊपर बाएं तरफ से पढ़ो, मिला। परचेज में देखो, परचेज ठीक है, सेल ठीक है, रिटर्न इनवर्ड होना चाहिए था डेबिट, इन्होंने कर दिया है क्रेडिट। फिर उसके बाद में रिटर्न आउटवर्ड, ये होना चाहिए था क्रेडिट, इन्होंने कर दिया है डेबिट। आगे देखो, ओपनिंग स्टॉक ठीक है, डेटर ठीक है, क्रेडिटर ठीक है, कैरेज ऑन सेल ये होगा डेबिट। भाई कैरेज भाड़ा होता है, चाहे खरीदने का हो चाहे बेचने का हो, दोनों डेबिट होगा, गलती किया है। फिर कैरेज ऑन परचेज ये ठीक है, इंश्योरेंस ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस ठीक है, कैश इन हैंड ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है मेरे ऊपर, छोटा शॉर्ट टर्म लोन होता है। अच्छा कैपिटल ठीक है, ड्राइंग गलती हो गया। इतने सारे एरर आप जब ठीक करोगे तो अपने आप टैली कर जाएगा। अगर ध्यान से सुनो, अब क्या कहने जा रहे हैं, अगर आपका ट्रायल बैलेंस गलत बना है और गलत बना करके वो आदमी सस्पेंस खोल के मिला दिया है, तो आप सस्पेंस को कंसीडर मत करना, बोलना तुमने गलत बनाया, तुम्हारा सस्पेंस आया, उसको हम क्यों देखेंगे। तो सारे आइटम अगर आप ठीक ठीक बैठाओ और मिल जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तब तुम अपना सस्पेंस खोलना। अगर किसी सवाल में उनका सस्पेंस खुला हुआ है तो उसको तुम गिनना ही मत कि वो सस्पेंस है। आगे सुनो, इसको फॉर्मेट से कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो मेरा बात, और आज होमवर्क कब देंगे, ध्यान से सुनो कैसे बनाएंगे इसको। सदा आप इस तरह से बनाना, अगर परीक्षा में लिखता है कि रीजन लिखो तो रीजन में कैसे लिखोगे, देखो अगर हमने फॉर्मेट बनाते समय ये ध्यान रखना कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, ये आप एक तो खींचते थे और ये एक खींचते थे, एक और खींच देना, ठीक है। तेरी भाउचर, 3 दिन से भाउचर में परेशान है, एक तो अजब लड़का ये, हम बोल रहे हैं वाउचर नंबर जो आएगा वो कैश बुक में आएगा, बोल रहा है एक और वाउचर लिख दीजिए। भाई साहब देखो, ये आपका सीरियल नंबर, ठीक है, ये आपका हेड्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये LF, ये क्या था, डेबिट, ये क्या था, यहाँ पे लिखेंगे रीजन या रिमार्क, जो भी लिखना है, मतलब हमें बताना है कि क्यों हो गया। आप सुनो, बस एक वर्ड में लिख के बात खत्म, हाँ बस ये लिख दोगे तो समझ जाएगा कि क्या कारण से है। अब जैसे इसमें देखो ड्राइंग, मान लो लास्ट आइटम हमारा क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग, ड्राइंग को इन्होंने एक लास्ट कोई भी आइटम पकड़ लो, पहला कौन सा गलती किया इन्होंने, हाँ भाई गलती रहेगा, नहीं तो सही वाले। पहला देखो, पहला आइटम लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, हम लिख रहे हैं ध्यान से सुनो, पहला आइटम लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग की कीमत कितनी दी इन्होंने, 1,20,। अब यहाँ लिखो 1,20,000, यहाँ पे लिखने का मन है तो ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है आपका। दूसरा आइटम भी ठीक है, तीसरा आइटम भी ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा आइटम है प्लांट मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है प्लांट मशीनरी, 92,000, 92,000 लिखा, रीजन ओके। आगे वेज लिखा हुआ है 3 नंबर, वेज मेरा खर्चा होता है, इन्होंने लिख रखा है 18,200 और ठीक लिख रखा है तो ओके। कोई ओके नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि जो नहीं लिखा डिस्काउंट अलाउड, चौथा नंबर आइटम, ये गलती किया इन्होंने, डिस्काउंट अलाउड, ये पहला एरर है हमारा, है ना। जितने एरर ठीक करोगे उतना नंबर, 10 नंबर में है 5 तो एरर है, दो गलती किए तो 2 नंबर गलत गया। तो यहाँ पे देखो 1,620 रुपया है, ये होगा डेबिट में। अब यहाँ पे लिख देना कि ये मेरा लॉस है, इस कारण से हमने डेबिट लिखा है। बस ऐसे ही करने के बाद में इसको टैली कर देना। अगर करने के बाद में आपका नहीं मिलता है, सब कुछ ठीक ठीक किया, तो सस्पेंस खोलना जहां भी कमी रहेगी, बस। तो इसमें 3 कॉलम खोल लेना, बस और कुछ नहीं करना। तो होमवर्क दे दें या बना के दिखाओगे ये वाला?
अच्छा, तब होमवर्क लिखो भाई। अब आज होमवर्क लिखवा रहे हैं, ध्यान से सुनो। होमवर्क में लिखोगे नंबर 4, लिखो फटाफट से। नंबर लिखे होमवर्क में, नंबर 4, फिर नंबर 5, नंबर 2A, 2A, क्वेश्चन नंबर 2A, छोटकू सा सवाल है एकदम, बनाइएगा। बताते रहे 4 और 5 आगे देनो। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बना दिया। रुको, हमको देखने दो, हड़बड़ाना नहीं। नंबर 7, नंबर 7 को आप स्टार बनाओ क्योंकि इसमें सस्पेंस खुलेगा। एक सवाल हमने सस्पेंस वाला डाल दिया है। नंबर 7 में आपका सस्पेंस खुलेगा, ठीक है। नंबर 8, नंबर 8 भी बना लो, ठीक है। अरे भाई 15 सवाल देंगे, शांति से रहोगी, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 9 बनाओगी, सब शांति से बना डालो। और भी रहना सर पढ़ने को। हाँ हाँ भाई ठीक है। नंबर 10, 10 मिनट लगेगा बनाने में। नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। चलो पेज नंबर 3 तक आपका होमवर्क दे दिया, 16 तक, 10 से 16 तक तो नहीं दिया 16 तक, हाँ पूरा 16 तक बना के ले आएंगे। बीच में क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दिया हमने। सर लगभग 3 घंटा जाएगा। हाँ तो 2 दिन में 3 घंटा नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे यार। हाँ हाँ तो बनाओ आराम से। सुनो, ये 16 तक होमवर्क आपको बना के ले आना है। हाँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, टाटा, नमस्ते।